सन 1947 की शुरुआत थी और पूरे हिंदुस्तान की हवा में सन्नाटा, डर और बंटवारे की आहट थी। लंदन की सर्द गलियों में बैठकर क्लेमेंट एटली ने फैसला लिया, अब ब्रिटिश राज को जाना होगा। लेकिन आजादी एक सीधी राह नहीं थी, ये एक बनता हुआ रास्ता था, खून से भरा हुआ। माउंटबैटन प्लान, एक ऐसा ऐलान जिसने ब्रिटिश एम्पायर को खत्म किया और साउथ एशिया को जलते नक्शे में बदल दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। सड़कों पर दंगे, मोहल्लों में आग और दिलों में बंटवारे की आहट थी। एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बातचीतें असफल हो चुकी थी, दूसरी ओर ब्रिटेन अब थक चुका था, उसका एम्पायर अब और नहीं चल सकता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लहूलुहान हो चुकी ब्रिटिश सरकार को ये साफ हो चुका था कि भारत अब उनके बस की बात नहीं। लंदन की सर्द गलियों में बैठे क्लेमेंट एटली की लेबर गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया था, अब वक्त आ गया है कि ब्रिटिश राज भारत को छोड़ दे। वॉर के बाद ब्रिटेन पर 3 बिलियन पाउंड से अधिक का युद्ध ऋण था, जो कि आज के भारतीय रुपए के हिसाब से 300 करोड़ होता है। IMF और USA के लोन्स पर निर्भर हो चुकी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए भारत को संभालना एक असंभव बोझ बन चुका था। एटली ने 1946 में ही ऐलान कर दिया था कि भारत में ब्रिटिश शासन जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। पर सवाल ये था, कैसे? भारत उस समय सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि एक ज्वालामुखी था, जिसके अंदर धार्मिक तनाव, प्रोविंशियल बाउंड्रीज, प्रिंसली स्टेट्स और राजनीतिक टकराव उबाल पर थे। और तभी इतिहास के आखिरी पर्दे पर प्रवेश हुआ लॉर्ड लुइस माउंटबैटन का। फरवरी 1947 में माउंटबैटन को भारत का आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय नियुक्त किया गया। उसका मिशन बिल्कुल साफ था, सत्ता को जल्दी और बिना परेशानी के सौंपना। उन्हें पूरा अधिकार दिया गया था राजनीतिक समाधान निकालने का, भले ही वो पार्टीशन ही क्यों न हो। माउंटबैटन ने आते ही कहा, मैं किसी भी पहले से बने योजना से बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं यहाँ वास्तविक स्थिति को समझने के बाद अपनी योजना बनाने आया हूँ। वह नेहरू और जिन्नाह दोनों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, युद्ध के समय के संपर्कों और नेवी के संपर्कों के जरिए। माउंटबैटन ने आते ही समझ लिया कि कैबिनेट मिशन प्लान और वेवल प्लान जैसे समझौते अब बेकार हो चुके हैं, और अब वो वक्त था जब ब्रिटेन को लाशों के ढेर के ऊपर नहीं, बल्कि कागजों के जरिए सत्ता सौंपनी होगी। वो नेहरू, जिन्ना और पटेल से अलग अलग मिले। कांग्रेस से साफ कहा, अगर आजादी चाहिए तो कीमत चुकानी होगी, बंटवारे की। और मुस्लिम लीग से कहा, पाकिस्तान मिलेगा, लेकिन समझौते के बिना नहीं। इन मुलाकातों में माउंटबैटन ने हर नेता से अलग अलग बात की। पटेल बोले, हकीकत देखो। नेहरू बोले, आदर्श मत छोड़ो। और जिन्ना बोले, मुसलमान अब एक अलग राष्ट्र है। गांधी इस पूरी प्रक्रिया से लगभग अलग थे। उनका कहना था, बंटवारा एक पाप होगा, लेकिन अब मैं इसे रोक नहीं सकता। माउंटबैटन ने गांधी से पूछा, क्या आप इस प्लान का समर्थन करते हैं? और गांधी ने सिर्फ इतना कहा, मैं इसकी मंजूरी नहीं दे सकता, लेकिन इसका विरोध भी नहीं करूंगा। और फिर आया 3 जून 1947, जिस दिन माउंटबैटन ने रेडियो पर पूरे भारत को संबोधित किया और सुनाया वो प्लान, जिसे हम आज माउंटबैटन प्लान, पार्टीशन प्लान या प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं। प्लान का ऐलान सिर्फ माउंटबैटन ने ही नहीं किया। उसी शाम ऑल इंडिया रेडियो पर एक साथ 4 महान आवाजें गूंजी, माउंटबैटन, नेहरू, जिन्नाह और बलदेव सिंह की। इस ब्रॉडकास्ट को BBC और ऑल इंडिया रेडियो दोनों ने प्रसारित किया, और पहली बार एक गवर्नर जनरल ने लाइव रेडियो पर इस तरह का ऐलान किया था। ये दिखाता है कि ब्रिटिश चाहते थे कि पार्टीशन का जिम्मा उन पर न आए, बल्कि इंडियन लीडर्स इसे खुद स्वीकार करें। इस प्लान ने भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों, इंडिया और पाकिस्तान, में बांटने का प्रावधान रखा। दोनों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज दी गई और उन्हें अधिकार मिला कि वे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएं। लेकिन ये बंटवारा आसान नहीं था। बंगाल और पंजाब जैसी प्रोविंसेस, जहां हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन मिक्स थी, वहां निर्णय जनता को देना पड़ा। लेजिस्लेटिव असेंबलीज से कहा गया कि वो वोट करें कि ये प्रोविंसेस पार्टीशन हो या नहीं, और अगर हों तो कौन सा हिस्सा कहा जाएगा। इसके लिए सर साइरल रैडक्लिफ को लाया गया, एक ऐसा ब्रिटिश बैरिस्टर जिसने पहले कभी इंडिया नहीं देखा था।
उसे सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। न जमीन का नक्शा, न जनसंख्या के आंकड़े। बस कहा गया, एक लकीर खींचो जो भारत को बांट दे। रैडक्लिफ ने लाइन खींच दी और उस रेखा ने लाखों जिंदगियां छीन ली। हिस्टोरिकल लेयर। रैडक्लिफ ने बाद में लिखा कि मैंने जो रेखा खींची वो स्याही से नहीं बल्कि खून से भरी हुई थी। उस समय लोगों को ये तक नहीं बताया गया कि उनका गांव किस देश में जाएगा। पार्टीशन का डिसीजन उन्हें सिर्फ कुछ घंटे पहले मिला। बंगाल के खुलना को पहले इंडिया में दिखाया गया, लेकिन आखिरी दिन वो पाकिस्तान चला गया। ये भ्रम इतना गहरा था कि कई स्कूलों में 2 फ्लैग्स फहराए गए। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहेट असम में जनमत संग्रह कराया गया। लोगों से पूछा गया कि वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना। NWFP में अब्दुल गफ्फार खान ने इस प्रक्रिया का बहिष्कार किया। वही सिलहेट बहुत ही कम अंतर से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और इसका असर पड़ा असम में, जहां जबरदस्त अशांति फैल गई। गफ्फार खान ने बाद में कहा, "You have thrown us to the wolves", मतलब तुमने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। और इसी से उनके मूवमेंट खुदाई खिदमतगार का अंत भी शुरू हुआ। प्लान में यह भी तय किया गया कि सिंध, बलूचिस्तान और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान से जुड़ेंगे, जबकि बाकी प्रोविंसेस इंडिया में आएंगे रिलीजन और जियोग्राफी के आधार पर। ब्रिटिश पैरामाउंसी को खत्म किया गया। 565 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को अब ऑप्शन दिया गया, इंडिया में मिलें, पाकिस्तान से जुड़े या स्वतंत्र हो जाए। लेकिन माउंटबैटन ने साफ कह दिया, इंडिपेंडेंस इज नॉट अ प्रैक्टिकल ऑप्शन, यानी रियासतें चाहें तो भारत या पाकिस्तान किसी एक में शामिल हों, लेकिन अलग आज़ादी का रास्ता अब बंद था। और यहीं से शुरू हुआ सरदार पटेल और VP मेनन का ऐतिहासिक मिशन, ऑपरेशन इंटीग्रेशन, जिसने सैकड़ों रियासतों को एक एक करके भारत में मिलाने का काम किया। फिर बात हुई ट्रांसफर ऑफ पावर की डेट की। पहले तय हुआ था कि जून 1948 में सत्ता सौंपी जाएगी, लेकिन माउंटबैटन ने इस तारीख को 9 महीने पहले खींच कर लाया, 15 अगस्त 1947। उन्होंने कहा, वो वही दिन था जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने मेरे सामने आत्मसमर्पण किया था। मैं चाहता हूँ भारत का जन्म भी उसी विजयी तारीख पर हो। माउंटबैटन चाहते थे कि ब्रिटिश अधिकारियों को जितनी जल्दी हो सके वापस बुला लिया जाए, क्योंकि रॉयल नेवी और सिविल सर्विसेज का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। इसलिए माउंटबैटन ने फैसला किया, सत्ता जल्द से जल्द सौंपी जाए, चाहे प्रशासन इसके लिए तैयार न भी हो। पर इस जल्दबाजी ने तबाही मचा दी। न बाउंड्री लाइन तय थी, न पुलिस या पोस्टल डिविजन्स। एक पूरी सबकॉन्टिनेंट को सिर्फ 70 दिनों में बांटा गया। कांग्रेस ने प्लान को मजबूरी में स्वीकारा। सरदार पटेल ने कहा, देश को बचाने के लिए हमें बंटवारे का जहर पीना होगा। गांधी जी दुखी थे। उन्होंने कहा, 15 अगस्त जश्न का नहीं, शोक का दिन होगा। जिन्ना को पाकिस्तान तो मिल गया, लेकिन कीमत क्या चुकानी पड़ी? उनका लाहौर तो मिला, पर कैलकटा चला गया। पंजाब मिला, मगर आधा अधूरा। माउंटबैटन ने अपने व्यक्तिगत आकर्षण और राजनयिक कुशलता से दोनों पक्षों को सहमत कर लिया। उन्होंने पार्टीशन को एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरह पेश किया। ये कोई दुखद घटना नहीं, बल्कि हालात के कारण लिया गया जरूरी फैसला था। लेकिन इसके नतीजे, पार्टीशन की कीमत बहुत भारी थी। 1 से 1.5 करोड़ लोग अपनी जमीन से उजड़ गए। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। कश्मीर एक ऐसा मसला बना जो आज तक सुलझा नहीं। इतिहास की सबसे बड़ी लोगों की भगदड़ और सबसे गहरी इंसानी पीड़ा। ट्रेन्स में लाशें भरी मिलने लगी। औरतों का अपहरण हुआ। गांव के गांव जलाए गए। हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी पंजाब में 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी आए और सरकार को तुरंत रेफ्यूजी कैंप्स, राशन और इलाज के लिए एक आपातकालीन व्यवस्था खड़ी करनी पड़ी। मौलाना आजाद ने लिखा, हमने एक सबकॉन्टिनेंट के सीने को 2 टुकड़ों में काटा और हमने चाकू से नहीं, कुल्हाड़ी से काटा। माउंटबैटन प्लान, जिसने ब्रिटिश एम्पायर को बंद किया, उसी ने साउथ एशिया की सबसे लंबी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत की। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का भी विभाजन हुआ। 55% इंडिया को मिला, 30% पाकिस्तान को और बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स वापस भेजे गए। एसेट्स भी बांटे गए। 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिलने थे, जिनमें से भारत ने बाद में 55 करोड़ दिए। लेकिन जब कश्मीर में कबायलियों ने हमला किया तो वो राशि रोकी गई, जिससे गांधी ने अनशन तक किया।
यहीं से शुरू हुई कश्मीर क्राइसिस की पहली चिंगारी। और फिर आया वो दिन, 15 अगस्त 1947। इंडिया आज़ाद हुआ, पाकिस्तान पैदा हुआ और ब्रिटिश एम्पायर का पर्दा हमेशा के लिए गिर गया। दिल्ली में जब 15 अगस्त की सुबह हुई तो पार्लियामेंट हाउस में नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। जब दुनिया सो रही होगी, आधी रात के उस एक क्षण पर भारत जागेगा, जीवन और स्वतंत्रता के नए सवेरे के साथ। उसी वक्त माउंटबैटन वाइसरॉय से गवर्नर जनरल बन चुके थे और गांधी एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर भजन गा रहे थे, रघुपति राघव राजाराम। प्रीलिम्स क्वेश्चन। माउंटबैटन प्लान जून 1947 के अनुसार किस प्रोविंस में जनमत संग्रह रेफरेंडम कराने का प्रावधान किया गया था? 1. सिंध, 2. बलूचिस्तान, 3. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, 4. उपरोक्त सभी। सही उत्तर 3. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP। माउंटबैटन प्लान 1947 के अंतर्गत NWFP में जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया गया था ताकि ये तय हो सके कि ये भारत के साथ रहेगा या पाकिस्तान के साथ। अन्य प्रांतों जैसे सिंध और बलूचिस्तान में ये निर्णय वहां की विधानसभाओं द्वारा लिया जाना था। माउंटबैटन का यह कदम क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। करंट अफेयर्स लिंकेज। आज भी रेफरेंडम और क्षेत्रीय स्वायत्तता जैसे मुद्दे भारत में विभिन्न आंदोलन जैसे गोरखालैंड और बोडोलैंड के संदर्भ में चर्चा में रहते हैं। मेंस 2021 क्वेश्चन। माउंटबैटन द्वारा उठाए गए तेजी से हुए घटनाक्रमों ने पार्टीशन की प्रक्रिया में विसंगतियां उत्पन्न कर दी और नरसंहार को रोकने में विफल रहीं। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इंट्रोडक्शन। माउंटबैटन प्लान जून 1947 के तहत भारत का विभाजन और सत्ता हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को होना था। योजना की जल्दबाजी के कारण प्रशासनिक तैयारियों में कई विसंगतियां रह गईं। टाइम कंप्रेशन। रैडक्लिफ अवार्ड 12 अगस्त को तैयार हुआ, लेकिन इसे 15 अगस्त के बाद प्रकाशित किया गया, जिससे लाखों लोग अनिश्चितता में रहे। ट्रांजिशन फेलियर। शरणार्थियों के प्रबंधन के लिए कोई संयुक्त प्राधिकरण नहीं बना, जिसके कारण व्यापक हिंसा और अव्यवस्था हुई। अथॉरिटी वैक्यूम। माउंटबैटन का दोनों देशों का गवर्नर जनरल बनने का प्रस्ताव भी विवादास्पद रहा और इससे नेतृत्व में अस्थिरता आई। कॉन्सिक्वेंसेस। इस जल्दबाजी का परिणाम लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु और 1 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ लोगों का पलायन हुआ। कंक्लूजन। हालांकि सत्ता हस्तांतरण की तात्कालिकता आवश्यक थी, लेकिन प्रशासनिक विफलताओं के कारण मानवता को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ी। करंट अफेयर्स लिंकेज। पार्टीशन से जुड़े अनुभवों ने भारत की वर्तमान रेफ्यूजी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी और माइग्रेशन कंट्रोल मेजर्स को आकार दिया है।